चलिए कुछ पुल बैक ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं आज। एलटी फूड्स चावल शेयर में खरीदारी है। अशर एग्रो में थोड़ी देर पहले देख रहा था एलटी फूड्स अब दिन के उच्चतम स्तर पे 5% की तेजी पकड़े हुए है। आईएफएल होल्डिंग्स लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव डे तेजी बनी है और ब्रोकिंग हाउसेस कुछ चुनिंदा ब्रोकिंग हाउसेस ऐसी हैं जो लगातार इस समय बाजार पे पकड़ मजबूत हो रही है, जिसमें आईएफएल होल्डिंग्स उसमें से एक है। वाटेक वाबाग बहुत समय बाद मूव मिल रहा है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इस स्टॉक में आज निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। एटलांटा 2017 के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है और ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली आज खरीदारी हो रही है। 7% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। इंडिगो में काफ़ी समय बाद पुल बैक है, निचले स्तरों से एक पुल बैक समझें इसे, आज इस स्टॉक पे देखने को मिला। और एक स्टॉक अभी भी चला है, वो ब्लॉक डील के बाद चढ़ा, वो है शोभा लिमिटेड। इस स्टॉक में निचले स्तरों से आज खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजार के जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केट का आउटलुक क्या है और क्या मार्केट्स यहां से अभी और तेज हो सकता है कि नहीं। आशीष अंदानी साहब इससे मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर 8824 पे तो पहुंच गए, सुबह इसके ऊपर भी थे, लेकिन ये जो मैं हर्डल की बात कर रहा हूं, क्या आप माने ये क्रॉस हो चुका है? इज इट अ ब्रेकआउट या फिर आज का ट्रेडिंग पैटर्न बहुत कंफ्यूजन हो रही है अब, क्योंकि खुले ऊपर थे, आए अब दिन के निचले स्तर पे हैं। कैसे ट्रेड करना चाहिए? निफ्टी पे एक्सपायरी है अगले हफ्ते। देखिए रजत जी, एग्जैक्टली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा मुझे मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कई सारे जो मोमेंटम ट्रेडर्स थे जो 8100 8200 जो बजट की रैली में बैठे थे, वो हर राइज पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं इसको दो तरीके से देखूंगा। एक तो अगर जो हम मेजर ट्रेंड देखें तो वो बुलिश है। आज देखें बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 21,000 को टच किया और उससे थोड़ा सा नीचे आया। और दूसरी तरफ आप देखें बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी बैंक एक सरप्राइज मूवर है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जब एचडीएफसी बैंक चलता है एक साथ 5-6% 60% चलता है, फिर थोड़ा कूलिंग पीरियड आता है, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट उसमें तेजी आती है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी तो एटलीस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि अब एक ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ ही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कहीं थोड़ा सा डिप्स जरूर मिलेगा। तो ट्रेंड तो बुलिश है। इंट्राडे थोड़ा करेक्शन आप डेफिनेटली देख सकते हो, उस करेक्शन को बाइंग के लिए ही यूज करना चाहिए। चलिए कुछ स्टॉक्स में अभी शुरू होते हुए बोल रहा था। एक तो ये बताइए एलटी फूड्स जिस तरीके से चल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ से अभी और तेजी पकड़ सकता है? सर आज बहुत चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एलटी फूड्स 5% ऊपर है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली काफी अच्छा बुलिश मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया और मेरे ख्याल से जिस तरीके से तेजी आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, थोड़ा और समय तक इसको तेज रहना चाहिए। मुझे लगता है जो अगला टारगेट है वो कुछ 65 के आसपास आता है, उसको ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 77 तक हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, एटलांटा बताएं सर। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। एटलांटा तेज हो सकता है क्या? फिलहाल तो यहाँ पर 87 तक पहुंच चुका है। नहीं, डेफिनेटली आप रजत जी अगर इसका चार्ट देखें तो बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट पैटर्न अटलांटा में मिला है। और जिस तरीके से स्टॉक ने काफी समय तक एक्यूमुलेट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, ये मुझे कहीं ना कहीं कन्विंस करता है कि ये तेजी कुछ लंबे समय तक रहेगी। मुझे लगता है 96 एक हर्डल होगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो शायद हम इसको 3 फिगर मार्क में देख सकते हैं। मुझे लगता है 105 नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो डेफिनेटली अभी भी थोड़ा और स्टीम बाकी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अच्छा, एक स्टॉक स्लो मूवर है, एक रेंज में फंसा हुआ था, वो था वाटेक वाबाग, लेकिन आज चल पड़ा। क्या माने कि अब 528 530 तक के जोन्स टच कर सकता है? हाँ रजत जी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लगिशनेस अभी भी बाकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। थोड़ा करेक्शन आएगा, 510 508 के लेवल को टच करेगा, फिर वहां से एक मूव लेना स्टार्ट करेगा। आप देखें 504 503 एक बहुत स्ट्रांग बेस है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना ये स्टॉक जो उस पर्टिकुलर बेस पे इसने अपना फॉर्मेशन किया है, एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज। मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बाय लिस्ट में होना चाहिए, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर यूज करें। यहाँ से 5-7 रुपए का करेक्शन जो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आना चाहिए, वहां अगर आपको मिलता है तो उसको बाय करके चलें। 525 एक लक्ष्य रहेगा, उसको अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 540 से 550 के बीच में जा सकता है। अच्छा सर, किसी ने अगर वॉकआउट खरीद लिया हो कल, तो उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या फिर आज जिन्होंने ट्रेडिंग इनिशिएट किया हो तो क्या स्टॉप लॉस रखें और कहां तक के टारगेट्स वॉकआउट पे देखने को मिल सकते हैं? वॉकहार्ट डेफिनेटली आज काफी अच्छा मूव मिला है और बाकी भी कैडिला में भी मैं देख रहा था कि काफी अच्छा मूव कुछ समय से मिला है। अगर किसी ने परचेज किया तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस एक होना चाहिए 701 रुपए के आसपास। और जिस तरीके का पैटर्न है इसका, मुझे लगता है कि एक बहुत नियर टर्म रेजिस्टेंस है 712, जो ऑलमोस्ट टच होने वाला है। मुझे लगता है कि 712 को क्रॉस करता है, किसी ने एंटर नहीं किया है और मोमेंटम बेसिस पे एंटर करना चाहता है तो 712 के ऊपर एंटर करें। 719 के आसपास का टारगेट मुझे पहला लगता है, उसको अगर क्रॉस करता है
तो हम 732 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। चलिए, एक और स्टॉक है लॉयड इलेक्ट्रिक, जो आज के सत्र में बहुत एक्टिव है। कारण समझते हैं। पहले पूजा मेरे साथ मौजूद है इन हाउस रिसर्च टीम से। पूजा, बताएं एकदम से तेजी क्यों है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लॉयड इलेक्ट्रिक में? जी, तेजी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि खबर आई है कि लॉयड इलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक कारोबार बेचने की योजना है और हेवल्स इसको खरीदने का मन बना रही है। यहाँ पर एसी सेगमेंट में अपना फुट होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लॉयड इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर कारोबार खरीद सकती है। हम आपको बता दें कि वोल्टास और एलजी के बाद लॉयड एक ऐसी कंपनी है जिसका कि एसी सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तीसरी बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट सैमसंग और ब्लू स्टार से भी ज़्यादा का प्रेजेंस है लॉयड का मार्केट, एसी मार्केट में। और यहाँ पर खबर आ रही है कि 1200 से 1500 करोड़ की आसपास की ये डील हो सकती है। हम आपको बता दें कि लॉयड के फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू में 60% और ऑपरेटिंग मुनाफे में 48% के कंट्रीब्यूशन है कंज्यूमर कारोबार का। और हेवल्स की अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही कंपनी ने सिल्वेनिया में हिस्सा बिक्री की थी 80% की, जिसके चलते कंपनी को 1070 करोड़ रुपए मिले थे। और FY16 तक कंपनी का जो कैश बुक है वो 1300 करोड़ के आसपास है। तो मतलब नकदी काफ़ी है कंपनी के पास इस डील को कंप्लीट करने के लिए। अभी ये डील शुरुआती दौर में है, आगे और अपडेट्स आनी बाकी हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो सौदा होगा वो दोगुनी वैल्यूएशंस पर देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, लॉयड इलेक्ट्रिक फिलहाल 4% ऊपर है। आशीष जी, एक बार टेक्निकल्स देख के बताएं सर, क्या ये तेजी अभी और बढ़ती दिखती है आपको? 337 के रेट पे क्या करें? और इनफैक्ट जिन्होंने खरीदारी कर रही हो, स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं लॉयड इलेक्ट्रिक पे? डेफिनेटली अगर किसी ने लिया है तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। मुझे लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम आया और जिस तरीके की फंडामेंटल न्यूज इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई है, फंडामेंटली भी स्टॉक बुरा नहीं है, काफी अच्छा ईपीएस होल्ड करता है, सेल्स में भी थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट देखा है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 355 के आसपास आता है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 328 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि डिसाइसिवली उसको ब्रेक करके इसको ऊपर जाना चाहिए, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। एक बार फिर से अटलांटा को देख लेते हैं, क्योंकि 9% से ज्यादा के रिटर्न्स अब डिलीवर कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पे अटलांटा कामकाज कर रहा है। एक स्टॉक अभी भी चलना शुरू हुआ है, HBL पावर। अगर आप ये देख के बताएं टेक्निकल्स क्या ठीक हैं, खरीदना चाहिए स्टॉक को? डेफिनेटली स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम ऑफ लेट आया है अभी, और मेरे ख्याल से मोमेंटम कुछ समय तक इसमें रहना चाहिए। ऑल्दो वॉल्यूम्स थोड़ा सा कम होते हैं, स्प्रेड थोड़ा इसमें टाइट स्प्रेड मिलता है, तो मेरे ख्याल से उस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो HBL का टेक्निकली बनता है वो 45 के आसपास का बनता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 38.50 का। बट बाजार में कल एक स्टॉक था जो कम बात होती थी, द बाइक हॉस्पिटैलिटी, वहां पर तेजी देखने को मिली। ऐसे बाजार में कई बार ऐसे स्टॉक्स निकल आते हैं। अब बनारस बीड्स को देखिए, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में मजबूत है। आशीष जी, मुझे पता है आप चार्ट स्टडी नहीं कर पाते होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के, क्योंकि वॉल्यूम्स आमतौर पर थिन रहते हैं, लेकिन अगर आप अब चार्ट खोल के देखें, 15% का स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में, कल के सत्र में भी डबल डिजिट रिटर्न थे स्टॉक में। बनारस बीड्स, ये जो तेजी बनी है इसमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आप देखें इसमें वॉल्यूम्स भी पिछले 2-3 दिनों से काफी तेज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऑल्दो फंडामेंटली मैं कंपनी को नहीं जानता हूं, बट नाम से मैं शायद कुछ गेस कर सकता हूं कि यूपी से कुछ अगर रिलेशन हो। तो हमने पिछले कुछ दिनों में एक साइकिल स्टॉक देखा था जो ऑलमोस्ट डबल हो गया था जब यूपी के इलेक्शंस का दौर चल रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर शायद इसमें वो चीज हो तो उसमें कोई उस चीज को भी कोई प्ले कर सकता है अगर कोई इसको जानता हो। टेक्निकली भी आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 77 की रेंज एक ऐसी थी जहां डबल टॉप बनता था, उसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया है, और मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जो है 96 के आसपास का आता है। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है सर जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है? रजत जी, इंडिगो में एक काफी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है ऑफ लेट। आप देखें कई समय से एयरलाइन स्टॉक्स जो है मूव नहीं कर रहे थे, और जिस तरीके से बाकी एयरलाइन स्टॉक्स हैं, जेट एयरवेज की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आप इंडिगो को देखें, डेफिनेटली ये मार्केट शेयर स्लोली इंक्रीज करते जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी लीडर है इस पूरे स्पेस में। अब फंडामेंटली भी देखें, टेक्निकली भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका पॉइंट बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 830 की रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 855 का मैं टारगेट रखूंगा, 834 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है SREI इंफ्रा। आप देखिए इंफ्रा स्टॉक्स में काफी मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और जिस तरीके से इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, मुझे लगता है 110 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें 94 के आसपास का। चलिए ठीक है, ये 2 स्टॉक्स जो दिए गए हैं उसमें श्री इंफ्रा और साथ साथ इंडिगो शामिल है। इनफैक्ट मार्केट्स देखें तो आज फिर से वही बात है, 8820 के लेवल पे है निफ्टी। इस लेवल पे कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और
जो एक्सपायरी से पहले रेंज सजेस्ट हो रही थी उसके हायर लेवल्स पे आज पहुंचे हैं और मुद्दा ये है कि एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी बनी है, उसका असर आज निफ्टी ऊपर है। अरुण जेटली साहब इस समय क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। जैसा कि बतलाया गया कि 2006 में सरकारी विभाग से हटकर आप लोग एक कंपनी बने और जो 9 प्रेसेस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इस कंपनी के अधीन आ गई और जितना भी सरकार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, करेंसी छापना, कॉइन्स को मिंट करना, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प, जुडिशियल पेपर्स तैयार करना, ये काम आप लोगों ने किया। और आज जो रिपोर्ट दी गई उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को पैसा कमाकर भी आप देते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट बहुत कम सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से डेट फ्री हों, जो कर्ज से मुक्त हों और सरकार से भी जो साधन लिए हुए हों वो वापस कर दिए जाएं और हर वर्ष सरकार को डिविडेंड भी दें। और इस दृष्टि से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए ये एक उदाहरण है। कई बार समाज में ये कितना महत्व और कठिन का काम है इसकी कल्पना नहीं है। ये काम ऐसा है जिसमें बाकी कोई सरकारी कंपनी 99% एफिशिएंसी पे चल जाए तो उसको बहुत अच्छा मानेंगे। आपकी एफिशिएंसी अगर 99% हो तो वो अराजकता हो सकती है, क्योंकि 1% भी कहीं कमी रह गई करेंसी प्रिंटिंग में तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और इसलिए बहुत सामान्य साधारण कर्मचारी इस विभाग के, इस कंपनी के, जिनका चेहरा और नाम भी कोई नहीं जानता, ये कठिन से कठिन काम बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ करना, एरर प्रूफ हो, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और जैसा अभी बताया गया कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान सबसे सरल काम होता है डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन के दौरान टिप्पणी करना, और सबसे कठिन काम होता है उसको लागू करना, कार्यान्वित करना। शायद पूरे विश्व में करेंसी बदलने की इससे बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई, केवल इस देश में नहीं, पूरे विश्व में। और जानकार लोग ये कहते थे कि कोई कहता था इसमें 1 वर्ष लग सकता है, कोई कहते थे कम से कम 7 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ सप्ताहों के भीतर इसको सामान्य स्थिति पैदा कर देना और बाजार में एक दिन भी कमी ना आना और बिना एक घटना के देश के अंदर ये पूर्ण रूप से इसको लागू कर देना और उसकी सप्लाई लाइन बनाए रखना, इसमें जो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेसेस हैं और जो आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जो उन्होंने काम किया, और उसका विवरण भी दिया गया कि बहुत लंबे अर्जी काल तक 24 घंटे काम करना, बिना ब्रेक के काम करना और एक एफिशिएंसी के साथ उसको पूरा कर पाना, मुझे लगता है उस सब के लिए आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। वैसे तो स्थापना दिवस हर वर्ष
चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण जेटली साहब को, और वो बता रहे थे कि नोटबंदी को बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए शो में और बाजार पे बात करने के लिए। निफ्टी बैंक हालांकि प्रॉफिट बुकिंग में है, लेकिन एक स्टॉक जो फोकस में वो है HDFC बैंक।